फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे हो गए। हम इस वीडियो में देख रहे हैं ये विभिन्न प्रकार के जो टेट होते हैं स्टेट लेवल में, तो उनमें ये पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वो एस टेट हो, एमपी टेट हो, यूपी टेट हो, या राजस्थान की रीट हो, पंजाब का टेट हो, या अन्य विभिन्न जो सी टेट वगैरह अन्य चीज़ें हैं ना, उन सभी में पूछे हुए टेट के ये क्वेश्चन है, केवल है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित। आप देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप खुद से भी देख सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है कि आपके हरियाणा टेट में ही पूछा है। कब पूछा है? 2011 में। कि निम्न में से कौन सा ऐसा जीवाणु है जो जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम करता है? तो ये कई बार पूछा हुआ है। तो ये कॉलीफॉर्म जीवाणु होता है ना, वो इस इंडिकेटर का काम करता है, यानी सूचक का। सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा इसमें से जैविक कारक नहीं है? तो यानी वो अजैविक कारक होगा तो एकमात्र है चट्टान, बाकी जंतु, पेड़ पौधे और ये सूक्ष्म जीव ये आपके जैविक में आ जाएंगे। इनमें से बताना है कि आपके पर्यावरण की परिभाषा क्या हो गई। बाकी ऑप्शन ना देखते हुए एक नंबर हो जाएगा, चाहे अबायोटिक हो या बायोटिक, यानी निर्जीव हो या सजीव हो, इन दोनों के ही मिश्रण को कहते हैं पर्यावरण। नेक्स्ट देख लेते हैं जो पूछा गया है इसमें से 4 नंबर क्वेश्चन, जैसा देख पा रहे होंगे। इसमें पूछा है आपसे कि इनमें से मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है, वो बताइए। यानी मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है तो वो भूमि नहीं होगी, बाकी समुदाय, धर्म और परिवार ये सभी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? वो एक दिशी होता है, यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। जैसे कि घास, घास को कौन खाएगा? मान लीजिए कि श्रृंखला देखेगा तो टिड्डा खाएगा। टिड्डा को कौन खाएगा? टिड्डा को वो खा जाएगा मेढक। फिर मेढक को कौन खाएगा? इसको सांप खा जाएगा। सांप को कौन खा जाएगा? इसको फिर सांप को खा जाएगा आपका गिद्ध बोल सकते हैं, या चील वगैरह जो भी है। ये आपका सर्वोच्च कहलाएगा उपभोक्ता, और ठीक है, और ये प्राथमिक कहलाएगा टिड्डा, और ये प्रोड्यूसर कहलाते हैं, यानी जो उत्पादक होते हैं, ठीक है, यानी घास वगैरह। नेक्स्ट है इनमें से द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन सा होगा? तो देखो इसमें सर्प मान सकते हैं, हालांकि देखो हाथी है वो तो घास वगैरह जो भी चीज़ें उन्हें खाता है, तो ये तो प्राथमिक हो जाएगा उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। शेर है ये सर्वोच्च हो जाएगा, यानी सबसे लास्ट में आता है इसी वजह से, या टर्सरी बोल सकते हैं जैसे। हालांकि टर्सरी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि सर्वोच्च में ही लेंगे। बकरी ये तो आपकी प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगी, यानी प्राइमरी कंज्यूमर क्योंकि घास खाती है। अब देखो सांप की बात करें, हमने इसलिए लगाया कि इसमें आंसर लग रहा है इस वजह से नहीं। देखो लॉजिक ये है कि आपने घास है, घास को कौन खा रहा है? टिड्डा, ठीक है, और टिड्डे को कौन खा रहा है? टिड्डे को खा रहा है मेढक, और मेढक को कौन खा रहा है? सांप या सर्प। सांप को कौन खा रहा है? गिद्ध या चील। अब देखना ये तो प्रोड्यूसर है आपके घास। टिड्डा हो गया आपका प्राथमिक उपभोक्ता, या प्राथमिक उपभोक्ता बोल सकते हैं, या प्राइमरी कंज्यूमर। मेढक हो गया आपका सेकेंडरी कंज्यूमर या द्वितीय उपभोक्ता, और फिर सांप तो फिर तृतीय में आ गया ना। और इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? आप देखिए क्वेश्चन में ये पूछा था कि द्वितीय श्रेणी का कौन है। फिर हम ये काम करते हैं, क्या काम करते हैं? हम घास लेते हैं और घास को सीधा हमें टिड्डा को खवाते हैं, और टिड्डा के बाद मेढक नहीं लेते हैं, हम सांप ले लेते हैं। सीधा सांप इन टिड्डे को खा सकता है, यानी कीट वगैरह को। तब तो ये सही बैठ रहा है, ये तो प्राथमिक हो जाएगा उपभोक्ता, तो ये फिर सेकंड आ जाएगा आपका द्वितीय या सेकेंडरी उपभोक्ता बोल सकते हैं, वो सांप आ जाएगा। इस वजह से तो हो सकता है ये आंसर, बाकी आप खुद लॉजिकल बता के बता दीजिएगा। इसमें पूछा पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होता है? तो वो सूर्य का प्रकाश होगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, सूर्य का प्रकाश ही होता है। वो आपके जो पौधे होते हैं या शैवाल होते हैं उन्हें प्रकाश देता है, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस चलती रहती है। उन्हें जो प्लांट्स को खाने वाले होंगे ना, वही प्राथमिक आपके उपभोक्ता होंगे, ये प्राइमरी कंज्यूमर। ये आगे की श्रृंखला पर चलती रहती है। ह्यूमस का निर्माण निम्न में से सहायक है, तो वो आपके होंगे इसमें अपघटक। अपघटक में कौन कौन आते हैं? इनके रट्टा मान लीजिएगा, एक तो जीवाणु नाम आएगा इसमें, और एक आएगा कवक। ये आपको बहुत जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जैविक घटक है? तो जैविक वे घटक होंगे जिनमें जीव, मतलब कहने का मतलब सांस वगैरह ले सकें, चल डोल सकें, उस हिसाब से। अब ये क्या होगा? प्लांट हालांकि चल नहीं सकता है, लेकिन वो क्या है, वो क्या होता है, CO2 लेता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो मतलब एक बायोलॉजिकल मानी जाती है इसमें, प्रकृति से, ठीक है। तो इस वजह से पादप जैविक है। वायु में कोई भी लिविंग जैसा कुछ नहीं होता है, न मृदा में, तो ये निर्जीव माने जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारे कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है इनका निर्जीव और सजीव बताने के, ठीक है। ये होगा 9 नंबर। और देख लेते हैं 10वें नंबर में क्या पूछा है। ये पूछा है आपसे कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होंगे? तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे वो जीव हो, चाहे आपके भू आकृतिक कारक हो, चाहे आपके जलवायु कारक हो, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। पारिस्थितिक तंत्र का एक उदाहरण बताइएगा। तो हम एक तालाब लेंगे, क्योंकि तालाब में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं छोटे छोटे, जिन्हें आपने नाम सुना होगा, प्लांकटन,
ये प्लवक बोलते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंट जिसे जंतु प्लवक बोलते हैं, शैवाल सुना होगा नाम, एलगी बोलते हैं। बहुत सारे छोटे मोटे जीव जंतु भी पाए जाते हैं जैसे छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, ये सभी इसमें पनपती हैं, इस वजह से हम इकोसिस्टम कह देते हैं इसे। ठीक है, तो समझे होंगे, सेकंड नंबर हो जाएगा। इसमें से बताइए पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है। देखो आप देखेंगे तो देखो हम मानव के अध्ययन कर लेते और जलमंडल का और वायुमंडल का, लेकिन सौरमंडल है ना, ये तो अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ है, उनका तो अध्ययन हम कर ही नहीं पाते यहाँ से। तो जो पृथ्वी से संबंधित होगा हम उनका अध्ययन करेंगे, उन्हें ही बोलते हैं। ठीक है, इस वजह से ये घटक नहीं है। नेक्स्ट, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण क्या है? तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे ये हो, हम तो ये कहेंगे उपरोक्त सभी हो। कुछ क्वेश्चन तो इसमें सिंपल ही है, आप देख रहे होंगे। हमारे पर्यावरण में किस गैस का सर्वाधिक सांद्रण होता है? तो वो नाइट्रोजन होती है 78%, ऑक्सीजन होती है 21, या फिर अगर एक्यूरेट कहे तो 20.94%, कार्बन डाइऑक्साइड होती 0.034%, और हाइड्रोजन तो ये 0.01% में आती है। ये हो गई हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन और अन्य गैसें जो भी हैं। पर्यावरणीय असंतुलन का कारण क्या होता है? तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है कि मैं डायरेक्टली नहीं बताऊँगा, आप खुद भी कर सकते हो। पर्यावरण के अंतर्गत क्या आते हैं, ये सभी चीज़ आ जाएंगी। इसमें बताइए किसी खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप होते हैं, क्योंकि हम ये कहेंगे कि वे सूर्य के प्रकाश का क्या करते हैं, वायुमंडल में जो CO2 है उसे तो लेते हैं या उसका स्थिरीकरण करते हैं, यानी उसे स्टेबिलिटी बनाए रखते हैं। जिससे कि अगर CO2 को अगर मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा, और जैसे बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि हिमीकरण, बर्फ़ का पिघलना, तो वो बाढ़ वगैरह वैसी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। पर्यावरण एक स्रोत है किसका है? ये सभी का हो जाएगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का चरम स्रोत वो सूर्य माना जाएगा, क्योंकि सूर्य से ही सब ऊर्जा मिल रही है सभी को। ऊर्जा वैसी नहीं है, यानी प्लांट्स ग्रहण करते हैं, प्लांटों के आधार पर ही हम भोजन वगैरह प्राप्त करते हैं, इस वजह से। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइएगा निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह संबंध सही है? इनमें से बिल्कुल ऊर्जा का प्रवाह सही है वो बताना है। ठीक है, तो इसमें से देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। एक सेकंड, अगर इसमें से देखें ऊर्जा का प्रवाह, तो देखो पहले होते हैं उत्पादक जिन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, दूसरे होते हैं कंज्यूमर जिन्हें उपभोक्ता, तीसरे होते हैं अपघटक। हालांकि इन्होंने 3 स्टेपों में खत्म कर दिया है। ये उपभोक्ता होते हैं ना, ये भी 3-4 प्रकार के होते हैं। T1 यानी जो प्राइमरी होते हैं, T2 जो सेकेंडरी होते हैं, T3 जो आपके टर्सरी होते हैं, और T4 ये अब चौथे को क्या बोलेंगे मुझे पता नहीं, 5वां। इस प्रकार के ये बहुत प्रकार होते हैं इनके, पर मुख्यतः हम 3 ही प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, हालांकि ठीक है, उत्पादक फिक्स है, अपघटक भी फिक्स है, उपभोक्ता के प्रकार बढ़े जाते हैं बस। ठीक है, यही क्रम रहता है। नेक्स्ट है कि जब एक जीव लाभ लेता है तो बगैर दूसरे को सहवासी जीव को प्रभावित किए, यानी ये कह रहा है कि एक तो लाभ ले रहा है, एक के कोई मतलब नहीं है कि वो दूसरा लाभ ले रहा है, तो इसे सहभोजी कहेंगे। परजीवी वो होते हैं जो प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी ये दूसरे की जगह रहते हैं, तो और ये दूसरे पैसे जो भी भोजन वगैरह वो चीज़ प्राप्त करते हैं। इसका एग्जाम्पल आता है अमरबेल, अमरबेल। और एक आता है ओस, कौन सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ध्यान नहीं है। परतोजीवी में तो आपके वही हैं, जैसे कि आपके मैं नाम लूँ, जैसे जीवाणु, कवक, एक और नाम और ध्यान रख सकते हो, रख लो, एक्टिनोमाइसीटी, ये भी आता है। सहजीवी में भी आते हैं लाइकेन और आपके कवक, सॉरी लाइकेन के अंतर्गत 2 चीज़ आती हैं, शैवाल और कवक, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। अभी और कुछ आएंगे तब देख लेंगे। तो इसका तो राइट आंसर 2 नंबर हो गया। 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? रियो डी जेनेरो में। इनमें से कौन सा जैव मंडल है जो अजैविक घटक नहीं है? तो यानी निश्चित तौर से जैविक होगा, तो यानी कवक है आपके आएंगे उसमें जैविक में। ठीक है, चाहे वो आपका जीवाणु, ये भी किस में आएगा? जैविक में ही। ठीक है, एक्टिनोमाइसीटी इसमें ही आएगा, जैविक में। नेक्स्ट है कि जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो ये सभी चीज़ें हो जाएंगी, तो उपयोग सभी हो जाएगा। इसमें से घास भूमि क्षेत्र पारितंत्र की श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, तो वो मांसाहारी होते हैं मोस्टली सभी। अब इसमें से देखिए अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण की प्रजातियों का जीवन क्षम जनसंख्या का रखरखाव तथा प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी जहाँ पर भी कोई संकटग्रस्त या ऐसी जीव है जिन्हें ज़रूरत है वहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए उसे बोलते हैं स्वस्थानी, इसे इन सीटू बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए 10% का नियम किसने दिया था? ये एस्टेट में पूछा था 2023 में, ये नहीं पूछा था, उन्होंने ये पूछा था सर बताइए कब दिया था? ये 1942 में दिया था लैंडमान ने। नेक्स्ट है
कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये 1986 में आया था। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पूछा है कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? वही सूर्य हो जाएगा। इसमें से बताइएगा जल संकट का प्रमुख कारण, ये कह सकते हैं हम इनमें से नगरीकरण होगा ज़्यादातर है। तो विश्व में जल संकट का कारण नगरीकरण होगा। इसमें से बताइएगा अगर पर्यावरण जागरूकता बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य निम्न से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए? तो वो करना चाहिए जो ग्रीन ओलंपियाड होते हैं, जो पर्यावरण से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में किए जाने वाले पुरस्कार कौन सा है या दिया जाने वाला? तो वो आपका वृक्ष मित्र होता है या वृक्षा मित्र। नेक्स्ट है इसमें से ये तो एस्टेट में पूछे हुए क्वेश्चन ही है, यानी 2015 का ये। तो ये सभी हो जाएंगे, यानी पर्यावरण मुद्दे हैं ना, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। इसमें बताइए पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो सूर्य का प्रकाश ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध कैसे है? तो इनका संबंध कैसे हो जाएगा? इनका हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण से। नेक्स्ट है कि जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन सा होता है? तो वो आपका जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो शाकाहारी होगा। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? सुंदरलाल बगुड़ा उत्तराखंड से संबंधित हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से बताइए कि जो आपके संबंधित होगा सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या होता है? तो हम कहेंगे जो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा पर्यावरण और आपके जो समाज है और ग्रामीण विकास मुख्य उद्देश्य वनों के प्रबंधन से संबंधित हो। इसमें से बताइए निम्न में सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी कौन सा होगा? तो वो एकमात्र होगा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता ज़्यादा पाई जाएगी, सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह, ये ध्यान रखो रट्टा मान लो, ये जल से संबंधित होंगे, ये राजस्थान के रहने वाले हैं, तो जल संरक्षण से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे शाकाहारी, जो डिपेंड रहते हैं किन पर? प्लांट्स पर। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को कहाँ पे? 5 जून, ये 2 नंबर कौन से 3 नंबर ऑप्शन में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन है, ये बढ़िया पूछा है क्वेश्चन। अब ये कह रहा है कि केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, ठीक है। और इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारणों को चुनिए? अच्छा, कारण भी सुनने इसमें से। तो देखो ये मृत पत्तियों और पेड़ पौधों, आप तो ऑप्शन तो ले सकते हैं यहाँ से। ये कह रहा है कि केचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं, सही बात है। इनके मल जमीन में उपजाऊ भूमि को बनाते हैं, ये बात सही है। केचुए खरपतवार को खाते हैं, ये गलत है। खरपतवार यानी जो पार्थेनियम होता है ना, उसे ये खाते हैं, ऐसा कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं करते। और नेक्स्ट है इसमें से और ऑप्शन, केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे कि जमीन पोली हो जाती है, ये बात सही है। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। तो हम ये कहेंगे इसमें से केवल बी गलत है, बाकी ACD सही है। ACD, तो ऑप्शन नंबर पर ACD किसमें है? 2 नंबर पर, यही सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें पूछा है जब ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता कैसी होती है? बढ़ती है। ये हमारी पृथ्वी, आप भी जानते हो, ध्रुवों पर बर्फ पड़ती है, तो वहाँ पर इतने जीव जंतु पेड़ पौधे नहीं पाए जाते, और पाए जाते तो वो शंकुधारी वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे हम इसके मध्य में आएंगे ना, पृथ्वी के में, तो क्या होता है यहाँ पे उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, यानी यहाँ पर वर्षा भी बहुत होती है, तो जैव विविधता पाई जाती है। तो यहाँ पर यही कह रहा है भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तो जैव विविधता क्या होती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि ये भूमध्य रेखा है, मध्य से गुजरती है, ठीक है। इसे ही विषुवत रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसा देख पा रहे होंगे, इसमें से बताइए भारत के 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा उस आधार पर आंसर देना है, तो वो हिमालय हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मोस्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है, हिमालय वाला। भारत की 3 जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक कौन सा है? तो इनमें से देखो क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया ये, तो वो हिमालय हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें से बताइए किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाएगी? तो वो उष्ण आदित्य गृह प्रभाव, ओजोन परत और जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है, ये स्टेट लेवल पे। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन पूछा था ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको जानकारी होगी 16 सितंबर को। ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या है? तो हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। ग्लोबल वार्मिंग मीन्स ये जो आपके पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है CO2 की अधिक मात्रा होने की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं?
तो आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, वो यूँ दे रखा है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है ना, जो जलवाष्प होती है, जलवाष्प मीन H2O, तो इसके साथ अभिक्रिया करके ना ये H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और जो बरसात होती है ना, उनके साथ मिलके ना ये और आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये दोनों ही देखो, ये फिर यानी ये भी जल के वाष्प के साथ और ये भी जल वाष्प के साथ मिल गए, पहला तो बनाता है H2SO4, और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो बनाता है HNO3। तो ये बरसात में चाहे वो इमारत हो या आपके महल हों, उन जो चीज़ों को ये नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए इसे स्टोन कैंसर के कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्टोन कैंसर कैसे कहते हैं, तो इन्हीं को कहते हैं अम्ल वर्षा। नंबर कि अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी होगा। आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिए, तो हम कहेंगे जो नाइट्रस के ऑक्साइड होंगे चाहे सल्फर डाइऑक्साइड हो, इनके द्वारा ही आपके प्रदूषक माने जाते हैं, क्योंकि ये जलवाष्प के साथ ये अभिक्रिया करके, यानी ये H2O के साथ अभिक्रिया करके, तो ये आपके अम्ल बना लेते हैं, H2SO4 और HNO3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी है वो अम्लीय हो जाता है, यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो वो सल्फर के ऑक्साइड है। हालांकि ये देखो, ये नाइट्रिक अम्ल है ना, ये भी आपका नाइट्रस के ऑक्साइड से मिलकर बना है, लेकिन हमें केवल पूछा था, ये मोस्टली ये होता है कि ऑक्साइडों के थ्रू बनते हैं, ये ऑक्साइड होंगे उनके साथ जलवाष्प मिलेगी, तब जाके ये आपके अम्लीय वर्षा प्रदूषक माने जाते हैं। और हालांकि ज़्यादातर राइट आंसर यही माना जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ये अगर यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड होती ना, तो फिर ये भी आंसर हो माना जाता, इस वजह से नहीं माना गया है, क्योंकि डायरेक्टली वो अम्ल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O बोल रहे हैं हम, ठीक है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो CFC बोलते हैं, मीथेन है, गैसों के ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है, यानी किसकी मात्रा अधिक है, फिर उससे कम। तो सर्वाधिक आपकी CO2 की मात्रा होती है, यानी कार्बन की, फिर उसके बाद मीथेन की, ठीक है, ये 60% के करीब होती है, और मीथेन शायद 21% या 20% के करीब होती है, और N2O होगी, फिर उसके बाद CFC होगी। तो यही क्रम आप याद रख लीजिएगा, पेपर में आएगा तो निश्चित तौर से आपको 2-3 मालूम हो तो उनसे ही आंसर बैठ जाता है, CO2 और फिर मीथेन, फिर आपकी नाइट्रस ऑक्साइड, और फिर उसके बाद CFC। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से हरितगृह गैसें कौन सी हैं, तो आप भी जानते होंगे CO2, N2O और CFC। इनके अलावा और भी गैसें होती हैं जैसे जलवाष्प, तो वो आपको याद रखनी होंगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी हरितगृह प्रभाव योगदान नहीं देती है, तो देखिएगा, देखो इसमें से जैसे CO2 है ये तो देती है, मीथेन CH4 देती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC भी देती है। तो इसमें से जो नाइट्रोजन है केवल नहीं देगी, नाइट्रस ऑक्साइड देते हैं N2O, ध्यान रखना है। तो ये केवल नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन होती है ये वाली N2, ठीक है। नेक्स्ट है, CFC का एक अणु श्रृंखला क्रिया के दौरान कितने ओजोन अणु को नष्ट कर देता है, तो देखिएगा, इसमें से कम ये अगर एक सेकंड कितने अणुओं को कर देगा, करीबन ये 1 लाख कर देगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, यानी आपसे पूछा है, CFC का एक अणु होता है वो आपकी जो ओजोन अणुओं को नष्ट करता है, तो वो कितने कर देता है, 1 लाख, करीब 1 लाख। तभी तो हम कहते हैं जो रेफ्रिजरेटर में होते हैं उनसे जो CFC गैस निकलती है उन्हें कम किया जाए, इसी वजह से कहते हैं। फिर कहते हैं ओजोन परत में छिद्र हो गया, वो इसी कारण हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है ओजोन परत के अवक्षय का मुख्य कारण माना जाता है, वो CFC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने से होता है, तो वो CFC गैस हो जाएगी। लेकिन ऑप्शन क्या दे रखे हैं उसके आधार पर, तो वही है। इसमें तो देखो, अब इसमें वो ही नहीं दे रखा है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा, तो हम इसे मान लेंगे। जो ऑप्शन दे रखे हो तो उस आधार पे जाना होता है। अब ये वैसे उसी में खड़े, यानी वो ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहा है कि उसके लिए उत्तरदायी होगी कौन सा है, तो वो CO2 हो जाएगा। मैंने बताया था CO2 की मात्रा अधिक होने से होगा क्या, कि जो भी आपकी अल्ट्रावायलेट किरणें और अन्य किरणें भी आते हैं उन्हें अवशोषित कर लेता है, फिर टेम्परेचर को वापस नहीं जाने देता है पृथ्वी से, इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है पृथ्वी का। हरितगृह प्रभाव संबंधी गैसों का समूह कौन सा है, तो देखो आप देखते हो क्या, CFC हो जाएगा, और जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, यही हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वायुमंडल में कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, तो वही है नाइट्रोजन होगी 78%, बाकी दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन आएगी, तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, चौथे पे आपकी हाइड्रोजन आ जाएगी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो देखो नाइट्रोजन, तो कोई एक सेकंड, अब देखो इसने हमको कन्फ्यूज कर दिया,
यूँ कर दिया, इससे पहले ऑप्शन में इसने नाइट्रोजन को आंसर नहीं माना था। अब देखो ये सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है कि ये नहीं होती है, लेकिन फिर इसने नाइट्रोजन क्यों माना, क्योंकि इससे पहले इसने नाइट्रोजन नहीं माना था आंसर। देखो अभी रुको क्वेश्चन दिखाई देता हूँ आपको। देखो अब देखो ये नहीं, अब इसमें देखना कि हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं है और इसने नाइट्रोजन माना था। अब देखो इस क्वेश्चन को कहाँ पे, ये रहा, ये क्या, हाँ ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब इसमें देख लो इसने सल्फर डाइऑक्साइड माना। हालांकि अब ये लॉजिक लगा सकते हैं हम यहाँ पे, देखो कन्फ्यूज नहीं होना है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, इसकी बात नहीं होती सल्फर डाइऑक्साइड की, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही होते हैं तो N2O बोलते हैं, तो इस वजह से ये रख दिया होगा। हालांकि अगर ये कहेंगे ये ना ऑप्शन होता फिर किस पे लगाते आप आंसर, फिर हम नाइट्रोजन पे जाते हैं। अब ये लॉजिक तो हो सकता है, बाकी आपको नॉलेज अधिक है तो आप नीचे तौर से सजेस्ट कर सकते हैं इसका रीज़न क्या है। मैंने जो रीज़न दिया है वो इस वजह से दिया है। ये कह रहा है ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके कारण नष्ट हो रही है, तो ये बिहार पुलिस में पूछा हुआ है। तो ये किसके कारण नष्ट हो रही है, तो ये आपकी वही है CFC। इसमें तो पता नहीं क्या लगा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, ये गलत है, CFC होगा इसका राइट, ठीक है। वो CFC लिखा है लेकिन शुद्ध लिखा नहीं गया है इसमें। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें पूछा है हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में बढ़ने से होता है, तो वो CO2 की मात्रा अधिक होने से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस है वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित कर रही है, तो वो CFC हो जाएगी। गैस की एजेंसी द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तर को अपघटित करती है कौन सी, तो वो द्रव के रूप में अपघटित करते हैं। यानी ये कह रहा है कि जो भी LPG आती है ना घरों में सिलेंडर, तो उसे प्रेशर और टेम्परेचर कम कर देते हैं जिससे कि वो द्रव अवस्था में हो जाती है। पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडल की कौन सी परत है, तो शुरुआत की परत क्षौरमंडल ही होती है जिसमें बादलों का बनना, आंधी तूफान आना, वो सभी क्रिया होती हैं। हरित गृह प्रभाव का कारण क्या होता है, तो वो आपकी इंफ्रारेड कह रहा है ये, तो यही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है इसमें से कि एक दिए गए स्थान और समय वायुमंडल की स्थिति को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहेंगे मौसम, ठीक है, यानी क्लाइमेट। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें और कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये देखिएगा। ये कह रहा है CFC एक ओजोन ये क्या लिख रहा है, अवश्यात्मक पदार्थ है जो पाया जाता है, तो वो वही है रेफ्रिजरेटर में CFC गैस निकलती है, तो यही हो जाएगा 2 नंबर। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है, तो वो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन जैव विविधता वानिकी से संबंधित है और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है, तो एजेंडा 21 क्या कहलाता है, इसे हम बोलते हैं रियो डी जेनेरो में हुआ था ये ओजोन परत को लेकर। नेक्स्ट है कि सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाते हैं, तो ये आपके जो ओजोन परत है ना उसे ही हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि ध्रुवीय जो बर्फ टोपी किसके कारण पिघल जाती है, तो वो आपकी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही ना उस वजह से, तो इस वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ग्रीन हाउस कौन सी गैस नहीं है, तो देखो इसमें से हो जाएगी ऑक्सीजन, क्योंकि देखो ओजोन तो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण है उत्तरदायी होगा, तो हम ये कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा। इनमें से कौन सी ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही है, तो वो आपकी हो जाएगी CFC। वायुमंडल की परतें जहाँ विद्युत का चालकता होती है तो उसे आयन मंडल कहेंगे, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी आपके टेट में ही पूछे हुए हैं विभिन्न परीक्षा में, तो ये भी देख लेते हैं साथ ही साथ इसी के, तो देखते चलिएगा कि इसमें कह रहा है निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत क्षेत्र की संख्या दी जाती है, तो ये पर्टिकुलर अच्छा ही क्वेश्चन पूछा है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर 200 डॉप्सन यूनिट इकाई हो जाएगा। अब ड्यू को क्या बोलते हैं, डॉप्सन इकाई बोलते हैं शायद, ठीक है, फिर भी इसे ड्यू ही रखते हैं क्योंकि मुझे भी मालूम नहीं है पक्का। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार होगा, तो वो आपका ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव है सर्वप्रथम पहचाना गया था किसके द्वारा, तो ये आपके बैप्टिस्टे, इसे ही ध्यान रखिए, बैप्टिस्टे फ्यूरियर, जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के ने पर्यावरण और वन मंत्रालय के कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित गृह क्षेत्र है विकसित किया जाए, तो ये 1954 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि इसमें से बताइए हरित गृह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है, तो वो होता है आपका इंफ्रा
रेडिएशन, जिसे इंफ्रारेड बोलते हैं, IR। निम्न में से कौन सी गैस है हमें सूरज की घातक किरणों यानी पराबैंगनी उन्हीं से रक्षा करती है, तो वो आपकी हो जाएगी ओजोन परत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है, तो वो हो जाएगी नाइट्रोजन। इनमें से ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली जो भी किरणें होती हैं उन्हें रोकती है, तो पराबैंगनी हो जाएंगी, ठीक है, ओजोन परत रोकती है इन्हें। नेक्स्ट है पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ क्या होता है, तो हम कहेंगे टेम्परेचर बढ़ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पर पहला ही हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान का बढ़ना। सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा हिस्सा सुरक्षित रखता है, तो ओजोन परत ही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। इसमें से बताइए कि जो महामारी बोलना महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है, तो वो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रहता है, तो वो ओजोन परत ही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि निम्न में से कौन सा विश्व का ऊष्मायन का कारण एक होगा, तो हम कहेंगे वायु प्रदूषण। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है, तो वो मीथेन हो जाएगी। नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है, वो पराबैंगनी विकिरण हो जाएंगी। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक होगा, तो वाहनों से निकली गैसें भी हो सकता है इसका कारण। और ये दे रखे हैं कथनों को पहचानिएगा कौन सा सही है। ये सीटेट में पूछा गया है कि ये कह रहा है कि कथनों को पहचानिए और इसमें कूट दे रखे हैं, तो इनमें से बताना क्या है, सही कथनों को पहचानिएगा। तो इसमें से केवल 4 नंबर सही है कि वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है, बाकी सभी कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाए, क्योंकि बाकी पढ़ने पड़ेंगे इस वजह से। ये है कि वायु कई गैसों का मिश्रण है, आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसें CO2, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, अन्य जो भी जलवाष्प की प्रतिशतता कितनी लगभग होती है, तो ये कम से कम 1% ही मानी जाती है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्यों कि देखो 78% तो नाइट्रोजन हो गई और 21% ऑक्सीजन, दोनों को मिलाएंगे तो कितनी हो रही है 99, बाकी 1% में ये गैसें आ रही हैं, जैसे कि CO2, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन, जलवाष्प, ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें वायुमंडल में उपस्थित गैसों जो पौधाकर प्रभाव का कारण क्या होता है, तो हम ये कहेंगे, आप इन सभी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे, जैसे मीथेन, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो ही बात कर रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट पर कौन कौन सी गैस आती हैं, उन्हीं की बात है ये। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है, तो उसका रीजन क्या होगा, वो CO2 होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब तो ये बताइए, एक और क्वेश्चन रह रहा है कि अभी तो छोड़ रहे हैं बहुत सारे। अब ये कह रहा है ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो CO2 हो जाएगी। इसमें से बताइए ओजोन एक है, तो हम ये कहेंगे ये ऑक्सीजन का एक अपर रूप है, क्योंकि ये O2 + O से मिलकर बनी होती है, जैसे O3 बोलते हैं ओजोन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है इसमें से वो ये कि कौन सी गैस नहीं है, तो वो हो जाएगी SO2। इसमें से पूछा है कि आप है अगर है पृथ्वी की सतह ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल की कौन सी परत है, वो सही क्रम होगा। पहला होता है ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर एक्सोस्फियर, ठीक है। तो ओजोन परत किस में पाई जाती है, आपकी स्ट्रेटोस्फियर में, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि ओजोन परत नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है, इसमें से वो CFC हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से ओजोन का सूत्र क्या होगा, वो O3 हो जाएगा। इसमें से विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार है, वो CO2 हो जाएगा। इनमें से बताइएगा वायुमंडल की कौन सी परत है प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी सतह पर आने पर रोकती है, तो वो हो जाएगी आपकी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, तो उनकी बात हो रही है। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह पर ओजोन परत पाई जाती है, तो ये मोस्टली आपके स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। इसमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका D हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि ताजमहल के पीले होने का कारण इसमें से क्या है, तो वो आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इनमें से ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास हुआ है, तो हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानवीय गतिविधियों जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो वो होगी उपयुक्त सभी, चाहे वो वनों की जलाना हो, कृषि का क्रियाकलाप हो, या एयरोसोल जो भी एयरसोल होते हैं उनका किन का उपयोग करना हो। नेक्स्ट है इसमें से 1984 भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, उसे मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, MIC।
नेक्स्ट है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। भूमंडलीय तापक्रम का एक कारण होगा, तो हम कहेंगे जो CO2 की मात्रा में वृद्धि होना। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें से हो जाएगी CO, ये जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये तो आपके और देख लेते हैं जो भी आपके स्टेट लेवल पर ये पर्यावरण प्रदूषण से जो भी क्वेश्चन बने हैं हम वो देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जैसा देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का सूचक क्या माना जाता है, तो वो लाइकेन होगा। ठीक है, जहाँ पर SO2 की मात्रा अधिक होगी वहाँ पर SO2 है वो आपका बता देगा कि यहाँ पे मतलब प्रदूषण है, वातावरण नहीं है। और जहाँ पर SO2 नहीं होगी तो इसका मतलब वातावरण सही है, वहाँ पर स्वच्छ है, यानी उसमें प्रदूषित नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। बाकी है नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में 90% ओजोन परत पाई जाती है, तो वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल हो जाएगा। विश्वव्यापी उष्णता में मीथेन गैस कितने % है, तो वो आपकी 20% है। और ध्यान रखना CO2 कितने हैं, वो 60% हो जाएगी। नेक्स्ट है मीथेन के अतिरिक्त कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस कृषि क्षेत्रों द्वारा उत्पन्न की जा सकती है, तो नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगी N2O। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कारखानों से निकलने वाले प्रदूषित धुएं से कौन सा रोग होता है, तो कारखानों से निकलेगा उससे दमा बीमारी होती है। कारखानों और वाहनों के द्वारा कौन सी हानिकारक गैस छोड़ी जाती है, तो वो आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस छोड़ी जाती है जो बहुत विषैली गैस मानी जाती है। नेक्स्ट है इसमें से ही बताइएगा, ये कह रहा है डाईफ्लोरो मीथेन जिसे CCl2 और F2 द्वारा है ओजोन परत को नष्ट करने की प्रक्रिया मुक्त हो रही है, तो ये किससे संबंधित है, तो देखिएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन हो जाएगा। फ्लोरीन क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें Cl2 था इस वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका फिर एक ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी गैस है अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन के लिए कारण एक मानी जाती है, तो SO2 हो जाएगी राजस्थान में। मानस जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा असम में। नेक्स्ट है इसमें कि भारत में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो वो आपका जिम कॉर्बेट